दोस्तों, एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फंड्स आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए। जैसे कि जब भी मेरे पास पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए आता है तो कई बार मैंने देखा है कि लोगों के 15-15, 18, कई बार तो 20-20 उनके पोर्टफोलियो में फंड्स देखने को मिलते हैं। तो क्या इतने फंड वाकई में रखने की ज़रूरत है? आइडियल कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात तो करेंगे ही करेंगे। एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करके भी सीखेंगे कि किस प्रकार से जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड्स ऐड हो जाते हैं तो किस प्रकार से आपका रिटर्न नेगेटिव तौर पर वो इम्पैक्ट करता है। इसके साथ ही साथ जब आप एसआईपी के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मार्केट जब करेक्शन पीरियड में है, यानी जब मार्केट में गिरावट हो रही है, तब अगर आप लमसम कर रहे हैं तो कई बार देखा गया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि बहुत अच्छा इस समय परफॉर्मेंस दे रहा है। तो क्या आपको किसी नए फंड में वन टाइम यानी लमसम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, या फिर ऑलरेडी जिस म्यूचुअल फंड में आपकी एसआईपी चल रही है उसमें करने से आपको फायदा होगा? इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपका टाइम पीरियड 5 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो आपको इक्विटी में अपना एक्सपोजर मैक्सिमम रखना चाहिए, और अगर आपका टाइम पीरियड यानी टाइम होराइजन 5 साल से कम है तो आप डेट में एक्सपोजर ले सकते हैं, और अगर उससे भी कम है लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों का मिक्सचर रूप, जिसे हाइब्रिड प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है इक्विटी में या फिर डेट में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के, लेकिन सारी कैटेगरी सबके लिए सूटेबल नहीं होता है। जैसे अगर आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि चावल, दाल और सब्जी तीनों अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं भोजन बनाने के लिए, लेकिन अगर आप चावल दाल को मिला देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। अगर आप चावल दाल और सब्जी तीनों को मिला देंगे तो वो वेज बिरयानी बन जाएगा। और इसी प्रकार से कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स को जब आप मैच करते हैं, मिक्स करते हैं, तो आपके एक नए प्रोडक्ट सामने आते हैं। इसी प्रकार से इक्विटी और डेट में भी होता है। अभी देखिए, इक्विटी में जो यहाँ पर मेजर जो 3 कैटेगरी आती है, पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। अगर इन तीनों को अगर मैं थोड़े थोड़े मात्रा में मिलाऊं तो देखिए कैसे परिवर्तन होता है कैटेगरी वाइज। अगर लार्ज और मिड को आप मिला देंगे तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बन जाएगा। अगर आप तीनों को मिला देंगे तो देखिए लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों को मिला देंगे तो 2 कैटेगरी निकल करके आएगा। पहला जो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी होता है और दूसरा मल्टी कैप कैटेगरी। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पर्टिकुलर किसी कैपिटलाइजेशन वाले कैटेगरी में कितना एक्सपोजर रखना है, लेकिन मल्टी कैप कैटेगरी में मिनिमम 25% तीनों में एक्सपोजर रखना होता है। इसी प्रकार से अगर इक्विटी और डेट का एक्सपोजर एक साथ लिया जाए तो उसे हाइब्रिड कैटेगरी बोलते हैं। अब हाइब्रिड में भी 3 कैटेगरी बनती है। अगर इक्विटी का एक्सपोजर 50% से ज़्यादा रखा जाए और डेट का एक्सपोजर 50% से कम रखा जाए तो इसे बोलते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड। अगर डेट का एक्सपोजर 50% से ज़्यादा रख दिया जाए और इक्विटी का एक्सपोजर 50% से कम रख दिया जाए तो इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड, क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हैं। और अगर एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करें जहां पर ना तो इक्विटी का एक्सपोजर फिक्स हो और ना ही डेट का एक्सपोजर फिक्स हो, बल्कि मार्केट जिस प्रकार से मूव करेगा, फंड मैनेजर इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी में अगर अपने फंड को एलोकेट कर रहा होगा तो उसे डायनेमिक एसेट एलोकेशन बोलते हैं। मतलब कि मेनली अगर आप देखेंगे तो डेट और इक्विटी में ही आपका एक्सपोजर है और उसी चीज़ों को मिला करके घुमा फिरा करके आपको अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का एक्सपोजर है तो यहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा वो जो एफडी का रिटर्न होता है उसी के आसपास देखने को मिलेगा। तो इसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन जब आपका लॉन्ग पीरियड लंबे समय के लिए होता है, जैसे कम से कम 5 साल का है, तो आप अगर इक्विटी में 100% एक्सपोजर रखेंगे तो रिस्क तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ से रिटर्न बनने की संभावना आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो मेनली अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों का ही हमें एक्सपोजर लेना है। अब आपके टाइम पीरियड के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका एक्सपोजर लार्ज में ज़्यादा होना चाहिए, मिड में या फिर स्मॉल में। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको कैसे भी करके इन तीनों का एक्सपोजर लेना है। अब अगर आप इन तीनों का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो मिनिमम 3 फंड भी अगर आप ले लेंगे तो पूरे अक्रॉस द मार्केट आपका एक्सपोजर कंप्लीट हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है 10 फंड, 15 फंड, 20 फंड लेने की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड लेंगे उसमें आपका लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में ही एक्सपोजर जाएगा। अब यहाँ पर मैं मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को अरेंज किया हूँ यहाँ पर एयूएम वाइज, यानी कि ऐसे फंड मिड कैप कैटेगरी में जिनका एयूएम सबसे ज़्यादा वो सबसे ऊपर है, उससे कम और उससे कम। अब यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी में
देखा गया है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो 3-4 फंड लेकर के रख लेते हैं ताकि उन्हें ये लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। प्रैक्टिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप मल्टीपल फंड एक ही कैटेगरी के लेते हैं तो किस प्रकार से आपका रिटर्न जो है वो निगेटिव तौर पर जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग अगर आप चैनल को देखेंगे या फिर फॉलो करेंगे तो वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर जो इन्वेस्टर्स होता है उसके हिसाब से सलाह दी जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बिना अपनी रिसर्च किए या फिर बिना अपना कुछ भी रिस्क कैपिटाइट देखे हुए हम लोग उसी फंड को फॉलो करने लगते हैं या फिर उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि वो जो फंड वहाँ पर सजेस्ट किया गया था वो किसी दूसरे के लिए किया गया था, उसकी टाइम होराइजन को देख करके, उसके रिस्क कैपिटाइट को देख करके। आपका टाइम होराइजन अलग हो सकता है तो आपके लिए वो फंड सूटेबल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मिड कैप कैटेगरी में टॉप के अगर मैं 3 फंड को देखूं जिनका मार्केट में जो एवीएम है वो सबसे बड़ा है, तो आप देख लीजिए निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इन तीनों फंड में अगर मान लीजिए कोई एक रिटेल इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ 5 साल का अगर रिटर्न, यहाँ पर देखिएगा 5 साल का रिटर्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे। इस फंड ने लगभग 30.78 का प्रतिशत का रिटर्न बना करके दिया, इसने 30.85 और इसने 31.64 का। अगर हम लोग तीनों का एवरेज ले लें तो हमें क्या करना होगा, तीनों को जोड़ना होगा। तो देखिए 8, 5, 13, 13, 4, 17 का 7, हाथ में 1, 7 और 1 8, 8, 16, 16, 6, 22 का 2, हाथ में 2, 2 और 1 3, उसके बाद से 3, 6 और 3 9। अब 3 से भाग दे देंगे तो एवरेज हमें मिल जाएगा। एवरेज कितना आएगा, देखिए 3 त्रिक का 9, उसके बाद से 3 एकम 3 और 3 नवा 27, 31.9 का हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखिए, यहाँ पर इसका इतना है, इसका इतना है और इसका इतना है। एक्सपेंस रेशियो का अगर हम लोग एवरेज निकाल दें तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 4, 4, 8, 8, 9, 17 का 7, हाथ में 1, 7 और 1 8, 8, 3 11, 11, 7 18 और इसको मैं 3 से भाग दे देता हूँ तो देखिए कितना आएगा, 3 6 18 और उसके बाद से 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और ये बाद में इतना आएगा। मतलब कि आप मान करके चलिए 0.623 इसका एक्सपेंस रेशियो आएगा, इतना प्रतिशत एक्सपेंस रेशियो आएगा। अब अगर आप ये 3 फंड लिए रहते तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है पिछले 5 साल में वो 31.9% का मिल रहा है और जो आपका यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो लग रहा है एवरेज वो 0.62% का लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और डेटा को समझने की कोशिश करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड यहाँ पर ओपन है और अगर हम लोग देखें कि टोटल कितने स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है, आप अपने स्क्रीन पर नीचे देखिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका जो एक्सपोजर है वो 72 स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है। कितना, 72 स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का। दूसरा फंड था कोटक इमर्जिंग इक्विटी डायरेक्ट फंड और अगर इनका टोटल मैं पोर्टफोलियो का एक्सपोजर दिखाऊँ कितने स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल जो इनका एक्सपोजर है वो 69 फंड्स में है, ठीक है। इसी प्रकार से निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का अगर मैं आपको टोटल इनका पोर्टफोलियो का एक्सपोजर दिखाऊं तो इनका जो टोटल एक्सपोजर है वो 95 स्टॉक्स में है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे। तो पहले हमने देखा एचडीएफसी का एक्सपोजर 72, उसके बाद से 69 था आपका और ये लास्ट वाला आप जो देख पा रहे होंगे ये निपॉन का है जिसमें 95 है और ये वाला था आपका कोटक का, ठीक है। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए टोटल जो कंपनीज हो गई जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है 9, 2, 11, 11, 5, 16 के 6, हाथ में 1, 7 और 1 8, 8, 6 24, 24 और 9 33, 336 कंपनीज में हो गई। जबकि इनमें से हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स कॉमन हो, तो अगर आप देखेंगे तो बाकी जितना भी मिड कैप कैटेगरी में जितने भी स्टॉक्स हैं, टोटल मिड कैप कैटेगरी आपको पता होगा 101 सीरियल नंबर से लेकर के 251 सीरियल नंबर, 250 सीरियल नंबर तक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी आती है। यानी टोटल कितने कंपनी हो गए, 150 कंपनी। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों को अगर आपने एक्सपोजर ले लिया तो यहाँ पर टोटल जो स्टॉक्स आते हैं वो 336 आते हैं, जिसमें से हो सकता है कुछ लार्ज कैप का एक्सपोजर हो और कुछ स्मॉल कैप का एक्सपोजर हो। मिड कैप की कंपनियों की संख्या मात्र 150 है और अगर आप देखेंगे तो 3 फंड लेने की वजह से हो सकता है कि आपका पूरा एक्सपोजर इन 150 कंपनियों में चला गया। जब 150 कंपनियों में आपका पूरा एक्सपोजर जा रहा है इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 150 कंपनियों के एवरेज के बराबर मिल रहा है। और जब आपको एवरेज रिटर्न ही लेना है तो एवरेज रिटर्न लेने के लिए आपके लिए इंडेक्स फंड बेहतर हो सकता है। कैसे, इंडेक्स फंड का आपको मैं एग्जांपल देता हूं, तब जाकर के आपको चीजें और ज्यादा स्पष्ट होंगी।
आप अपने स्क्रीन पर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का यहाँ पर आंकड़ा देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर टोटल इनका एक्सपोजर दिखाऊं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक इंडेक्स फंड है, यानी टोटल जो 150 कंपनीज होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, टोटल 150 जो स्टॉक्स होते हैं उनमें इनका एक्सपोजर होता है। तो आप देख पा रहे होंगे 150 स्टॉक्स यहाँ पर हैं। अब चूंकि मैंने आपको वहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि आपका जो रिटर्न होगा वो एवरेज हो जाएगा और वो 150 कंपनियों के रिटर्न के ओवरऑल एवरेज के बराबर आपका रिटर्न शो करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर आपको पिछले 5 साल का मैंने आपको डेटा दिखाया था, यहाँ पर मैं ऑल पर सेलेक्ट करता हूँ। ये एक इंडेक्स फंड है मिड कैप कैटेगरी का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर यहाँ पर मैं कर्सर रख करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए 2019 का डेटा आ रहा है, आज हम लोग 2024 में, यानी ऑलमोस्ट 5 साल का समय हो चुका है। 5 साल में इस फंड ने जो रिटर्न बना करके दिया है वो लगभग 31% का एनुअलाइज CAGR के हिसाब से रिटर्न बना करके दिया है। और इससे पहले जो 3 फंड का हमने एवरेज लिया था वो 31 दशमलव कुछ यहाँ पर पॉइंट आ रहा था। अब आप देख लीजिए इसका जो रिटर्न है और इसका जो रिटर्न है वो लगभग बराबर है। आप देख लीजिए ये जो 3 फंड आपने लिया था उसके वजह से आपका जो रिटर्न हुआ वो एवरेज आउट हो गया अक्रॉस द मिड कैप कैटेगरी मार्केट, जिसकी वजह से आपको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। आप उतना ही रिटर्न कमा पा रहे हैं जितना एक इंडेक्स आपको रिटर्न देता। तो क्या फायदा है 3 फंड लेने का, क्योंकि यहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो के तौर पर जो आपको फीस देना है वो भी ज़्यादा लगेगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप अपने स्क्रीन पर इंडेक्स फंड देख पा रहे होंगे, इसका अगर मैं आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाऊं तो देखिए इसका जो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है, देखिए यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है 0.30 है एक्सपेंस रेशियो, और वहाँ पर हमने एवरेज कितना लिया था 0.623 करके आ रहा था। एक्सपेंस रेशियो देखिए डबल से भी ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आप रिटर्न जो है वो इंडेक्स फंड के बराबर पा रहे हैं, लेकिन जो फीस दे रहे हैं वो इंडेक्स फंड से दुगना दे रहे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा है 3 फंड लेने का? क्यों 3 फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें जब हमें रिटर्न इंडेक्स के बराबर ही मिल रहा है और हम फीस भी रिटर्न से ज़्यादा दे रहे हैं? तो फिर क्यों इतना माथापच्ची करें? क्योंकि जितना फंड आप ज़्यादा लेंगे उतना उनके परफॉर्मेंस को हमें ट्रैक करना पड़ेगा समय समय पर कि कहीं कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको निकालने की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में से। तो इस प्रकार से आपको समझना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा जब आप फंड ले लेते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं मिलता है। आपका पोर्टफोलियो एक्चुअली में ओवर डाइवर्सिफाई हो गया है, जिसकी वजह से लगभग अक्रॉस द मार्केट उस कैटेगरी के सभी स्टॉक्स में आपका एक्सपोजर हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न बनेगा उन सभी स्टॉक्स के एवरेज के बराबर बनेगा। और अगर आपको एवरेज ही रिटर्न लेना है तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो आपको फीस देना है वो आधा हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूं कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का मतलब कतई भी ये नहीं है कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा या फिर आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से हुआ। वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब कि आप अपने रिटर्न को इंडेक्स के बराबर ला रहे हैं, जो कि आपके लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि आप फीस ज़्यादा दे करके सिर्फ रिटर्न इंडेक्स के बराबर ही पा रहे हैं। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया? अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो मैं यहाँ पर फंड को सेलेक्ट कर रहा हूँ वो AUM वाइज सेलेक्ट कर रहा हूँ, टोटल जिनका AUM सबसे ज़्यादा है। अब आपके मन में आएगा कि क्यों ना हम इसे रिटर्न वाइज अगर सेलेक्ट कर ले। तो देखिए मैं यहाँ पर पिछले 5 साल के रिटर्न के वाइज सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वांट नंबर 1 पर आ जाता है और 39.68% के पास, उसके बाद 35% के साथ ये आता है, PGIM आता है आपका 33% के साथ साथ। अब यहाँ पर जब आप यहाँ पर अगर आप इनका एवरेज लेंगे तो ये इंडेक्स से ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये जो सारे फंड्स हैं वो आपके लिए, जैसे क्वांट में अगर आप देखेंगे तो बीटा का वैल्यू लगभग 1 से ज़्यादा होगा। तो ये फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, ऐसे फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं तो जो कि आपके रिस्क को बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आप रिटर्न तो ज़्यादा कमा पाएंगे लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इंडेक्स की तुलना में। तो ये भी चीज़ों को आपको कंसीडर करना चाहिए। जैसे AUM वाइज जब आपने सेलेक्ट किया तो उन फंड्स का अगर आप बीटा का वैल्यू देखेंगे तो वहाँ पर बीटा का वैल्यू एक तरीके से डिसेंट माना जाएगा, क्योंकि वो इंडेक्स की तुलना में कम वोलेटाइल हैं। जितना इंडेक्स गिरेगा उससे कम वो फंड गिरेगा। लेकिन अगर ये फंड को देखेंगे तो इस फंड का बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये टोटल आपके पोर्टफोलियो को निगेटिव में ला देगा जब मार्केट में तेज़ी से गिरावट हो रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप SIP आपकी चल रही है और जब जब मार्केट में गिरावट होता है तो आप लमसम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस कैटेगरी में आपको SIP और लमसम एक ही फंड में करना चाहिए या फिर अलग अलग करना चाहिए? देखिए जब भी आप SIP कर रहे हैं तो एक तो आपको SIP की वजह से आपका जो NAV है वो ऑलरेडी एवरेज आउट हो रहा है, और जब मार्केट में गिरावट होगा तो अगर आप उसी फंड में लमसम करते हैं तो भविष्य की जो इंस्टॉलमेंट कटेगी उसके तुलना में ये जो लमसम का NAV आपको अलॉट होगा वो कम अलॉट होगा। यानी भविष्य में जो आपकी इंस्टॉलमेंट कट रही होगी वो वैल्यू इस लमसम की वजह से एवरेज आउट हो रहा होगा, जिसका लाभ आपको फ्यूचर में जाकर के कंपाउंडिंग में देखने को मिलेगा।
तो मल्टीपल फंड लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल के माध्यम से बताया जितना ज़्यादा आप फंड लेंगे उतना ज़्यादा आपका रिटर्न जो है वो एवरेज आउट होता चला जाता है। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एसआईपी, देखिए जब भी आप एसआईपी के लिए कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए होंगे तो प्रॉपर रिसर्च करके ही सेलेक्ट किए होंगे, टॉप या फिर बेस्ट आपके लिए, आपके रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आपने बेस्ट एसआईपी के लिए म्यूचुअल फंड चुना होगा। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे फंड में लमसम करने के लिए। जो फंड आपने एसआईपी के लिए लिया है उसी में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम करते रहिए। जब जब मार्केट गिरावट होता है आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप अलग फंड ले लेते हैं तो यकीन मानिए आपका रिटर्न निगेटिव तौर पर इंपैक्ट होगा, क्योंकि अक्रॉस द मार्केट आप एक्सपोजर ले रहे हैं जो कि आपके इंडेक्स के बराबर रिटर्न बना करके देगा। और अगर उतना ही रिटर्न लेना है तो फिर एक्स्ट्रा फी क्यों पे करना, आप डायरेक्टली इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां तक डाउट क्लियर हो गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फिर हमें कितना नंबर ऑफ फंड्स कितना रखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, अगर आप 3 फंड भी ले लेंगे तो अक्रॉस द मार्केट आपका एक्सपोजर कंप्लीट हो जाएगा। एक फंड आपको स्मॉल कैप कैटेगरी का लेना है, दूसरा फंड आपको मिड कैप कैटेगरी का लेना है, और तीसरा फंड आपको एक, अगर आपका टाइम होराइजन कम से कम 10 साल का है तो लार्ज कैप का फंड ना लेकर के अगर आप मल्टी कैप का फंड लेते हैं, मल्टी कैप या फिर आप फ्लेक्सी कैप का फंड लेते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि मल्टी कैप में अगर आप देखेंगे तो 25-25-25 एक्सपोजर होता है लार्ज, मिड और स्मॉल का। ठीक है, अगर आप केवल लार्ज लेते तो वहां पर 100% एक्सपोजर हो जाता लार्ज कैप कैटेगरी का, और लार्ज कैप कैटेगरी आपको एवरेज 12 से 15% ही रिटर्न बना करके देगा। जबकि मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो लगभग 15 से 20%, और स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो 20 से लगभग 22% हम CAGR एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। ये कोई रिटर्न में नहीं है लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप केवल लार्ज लेते तो ये 100% जो एक्सपोजर होता वो लार्ज कैप में जाता, या फिर आप मान लीजिए कम से कम 65% तो जाता ही जाता। बाकी अगर 35% देखेंगे तो उसमें भी जो फंड मैनेजर होता है वो ज़्यादा फंड लार्ज कैप को एलोकेट करके रखते हैं। तो अगर आप मल्टी कैप के थ्रू जाएंगे तो यहां पर लार्ज कैप का आपको एक्सपोजर तो मिल गया 25%, बाकी जो आपका है वो मिड और स्मॉल कैप में जाएगा, जिसकी वजह से चूंकि आपका टाइम होराइजन 10 या फिर इससे ज़्यादा समय का है तो लॉन्ग टर्म में लार्ज की तुलना में स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी आपके फंड को ज़्यादा ग्रोथ देंगे। और अगर आप फ्लेक्सी कैप में जाते हैं तो फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग एएमसी का अलग अलग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। जैसे जेएम फ्लेक्सी कैप का देखेंगे तो उनका एक्सपोजर स्मॉल कैप में ज़्यादा है, अगर आप पराग पारिक का देखेंगे तो उनका एक्सपोजर लार्ज कैप में ज़्यादा है। तो आप अपनी टाइम होराइजन और रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से इन टाइप के जितने भी फ्लेक्सी कैप है उनमें कंपेरिजन करके और अल्फा बीटा और जो भी टेक्निकल डेटा होते हैं उसके हिसाब से कंपेरिजन करके आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड जब ले लेते हैं तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक एवरेज रिटर्न पा पाएंगे जो कि इंडेक्स आपको देता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फंड ना रखिए। हाँ, अगर आपका एसआईपी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए आप 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं, हो सकता है कोई 1 लाख की एसआईपी कर रहा हो मंथली, तो उनके लिए आप 5 से 7 फंड ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका एसआईपी का अमाउंट 10,000 है तो वहाँ पर आप 10 फंड, 12 फंड, 20 फंड ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एसआईपी 10,000, 15,000 तक की चल रही है तो आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो 3 से 5 फंड आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप ऐसे फंड को सेलेक्ट करिए जो आपके सभी रिक्वायरमेंट को और सभी गोल को फुलफिल करते हुए आपके लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड हो। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा, जो कि प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न आ जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।